नमस्कार, मैं संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज इस क्लास में हम लोग पॉल साइंस, आप कह लीजिए पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीतिक विज्ञान के प्रीवियस पेपर में पूछे गए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपने क्लास पूरी देख ली है तो यकीनन आप लोग पूरी की पूरी पॉलिटिकल साइंस को रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि एक से जुड़े हुए सारे के सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और सारे पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन एज इट इज़ मैंने यहाँ पे उठाए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हम लोग चाहे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन हो, अनुच्छेद हो, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, या भारतीय संविधान का जो बोरोविंग फीचर रहा है, भारत की संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, इनसे जुड़े हुए सभी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको बड़ा बारीकी से पूरा डिटेल से हम लोग करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और शुरुआत है एक आसान से क्वेश्चन के साथ, जो एक पेपर में पूछा गया था कि भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किस वर्ष किया गया था। स्पीडली करेंगे ताकि कम समय में आप लोग चीज़ों को ज़्यादा कर पाएँ। तो बताइए, भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किस वर्ष किया गया था। पहला ऑप्शन है 1947, 51, 52 और 56। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1956 हो गया है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था, तो वो राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था दोस्तों, आंध्र प्रदेश था। आप लोगों ने पुनर्गठन के लिए जो अधिनियम है उसके बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो जुलाई 1956 में इस अधिनियम को पास किया गया था। कब हुआ था ये अधिनियम पारित, जुलाई 1956 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है, जुलाई 1956 में। और इसके लिए जो भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था, 7वां संशोधन हुआ था। भारतीय संविधान में राज्य पुनर्गठन के लिए जो संशोधन था, कौन सा संशोधन था दोस्तों, तो 7वां संविधान संशोधन जो वर्ष 1956 में किया गया था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, कितने, 14 राज्य और 6 यूटी केंद्र शासित प्रदेश, इसके तहत इनका गठन किया गया था। ध्यान रखेंगे, भाषा आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। जुलाई 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत भारतीय संविधान में 7वां संशोधन किया गया था। और इसके तहत भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण समिति आती है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई थी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी दोस्तों, एस के धर की अध्यक्षता में। किसने की थी, तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद ने। और ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त जो हैं न्यायाधीश थे एस के धर, इनकी अध्यक्षता में 4 सदस्य, ये ध्यान रखेंगे सदस्य कितने थे, 4 सदस्य आयोग का गठन किया गया था। गठन कब किया गया था, आजकल डेट बहुत पूछी जा रही है, तो जून 1948 में इसका गठन किया गया था। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, तो दिसंबर 1948 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें इतनी बार पे आगे से आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, इनसे जुड़े पॉइंट आते जाएंगे, हम इसको और ब्रीफली पढ़ते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा के अध्यक्ष पे क्वेश्चन पूछा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन डॉक्टर राधाकृष्ण, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण। तो दोस्तों संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये स्थायी अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे दोस्तों, तो ये स्थायी अध्यक्ष बने थे। अच्छा कब बने थे, तो 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है, और वो अस्थायी अध्यक्ष थे। या यूं पूछा जाए कि पहले अध्यक्षता किसने करी थी, तो अस्थायी अध्यक्ष कह लीजिए। अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, या अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो ये इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, तो आप ध्यान रखेंगे। डेट मैंने आपको बताई 9 दिसंबर 1946 को, और अंतरिम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नाम तो सुना ही होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये उस केस में हमारा आंसर होगा। दोनों डेट मैंने आपको बताई। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। एक पेपरों में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पर जब क्वेश्चन पूछा जाए तो किसे क्या आंसर करोगे। पहली बात कब पास किया गया था, तो मैंने ये 3 डेट आपको बताई हैं। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष या अंतरिम अध्यक्ष प्रथम बैठक में, 11 दिसंबर 1946 को स्थायी, 9 2 11 और 2 13। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू लिखता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसके साथ संविधान सभा ने अपनी कार्रवाई आरंभ की थी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, 1937 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सर्वाधिक सीट मिली थी। तो आपको पता 1937 में जब चुनाव हुआ था पहली बार,
तो इसमें कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों के साथ उभरी थी, यानी कांग्रेस को सर्वाधिक सीटें मिली थी यहाँ पे। और पंजाब में सरकार किसने बनाई थी, पेपर में पूछा, तो यूनिस्ट पार्टी के सहयोग से। किसमें, पंजाब में। यहाँ पे बहुमत नहीं मिला था कांग्रेस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, 1937 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सर्वाधिक सीट मिली, तो क्या ऑप्शन आंसर करेंगे, कांग्रेस पार्टी को। और पंजाब में बहुमत नहीं मिला था कांग्रेस को, ये बात ध्यान रखनी है, यूनियनिस्ट पार्टी यहाँ पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दोनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। और अगर पूछा जाए किस अधिनियम के तहत चुनाव कराए गए, तो इनको प्रांतीय चुनाव या प्रोविनेंशियल इलेक्शन बोला गया था 1937 में। तो भारत शासन अधिनियम 1935 ध्यान रखना है आपको, भारत शासन अधिनियम 1935, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 1935। और इस इलेक्शन में कुल 1585 जो असेंबली सीट थी उसमें से कांग्रेस को 711 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। और 11 कुल प्रांतों में से 5 जो प्रांत थे उन पे पूर्ण बहुमत मिला था, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। पंजाब उसमें शामिल नहीं है। उसके साथ आप लोगों को पंजाब के साथ जो है 2 और ध्यान रखने हैं जिनमें कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, तो वो है पंजाब के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बंगाल, पंजाब, बंगाल और सिंध। यहाँ पे कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। और पंजाब में मैंने आप लोगों को बताया कि यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई थी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार यहाँ बनाई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री किसे नियुक्त किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। आज़ाद भारत का, स्वतंत्र भारत का पूरा मंत्रिमंडल आप लोगों को पता हो, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे। 1947 की बात करते हैं आज़ाद भारत की। सबसे पहला ऑप्शन है डॉक्टर जॉन मथाई। ये सारे के सारे मंत्रिमंडल में शामिल थे। तो डॉक्टर जॉन मथाई जो है, इनके पास रेलवे और परिवहन मंत्रालय था। कौन सा मंत्रालय था दोस्तों, रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय डॉक्टर जॉन मथाई के पास, रेलवे एवं परिवहन। रफ़ी अहमद किदवई, दूसरा ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं जो रफ़ी अहमद किदवई, संचार मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय था दोस्तों, संचार मंत्रालय। बाबा साहब अंबेडकर इस क्वेश्चन के सही आंसर हो गए हैं, कानून मंत्री। NV गडगिल, NV गडगिल के पास खान एवं ऊर्जा मंत्रालय। कौन सा, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय। तो ये आज़ाद भारत का पूरा मंत्रिमंडल आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें श्रम मंत्री अगर पूछा जाएगा तो जगजीवन राम हो जाएंगे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट हैं। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, बलदेव सिंह जो है ये रक्षा मंत्री थे। स्वास्थ्य मंत्री एक महिला थी, नाम सबको पता होगा, राजकुमारी अमृता कौर, ये स्वास्थ्य मंत्री थी। पहली महिला मंत्रिमंडल में जो शामिल थी वो ये थी, तो इनके बारे में आपको पता हो। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये सब चीज़ें। अच्छा, वर्तमान में अगर कानून मंत्री आपसे पूछेगा तो क्या आंसर करोगे भाई, वर्तमान में मंत्रिमंडल में काफ़ी चेंजेज हुए हैं और ये अब सभी पेपरों में, राजस्थान पटवार में भी आपने देखा था और हरियाणा का जो 13 अक्टूबर का पेपर हुआ था उसमें भी आप लोगों ने मंत्रिमंडल में का क्वेश्चन देखा था। तो वर्तमान मंत्री आप लोगों को ध्यान रखना है कौन है। आप लोगों का पहला ऑप्शन है किरण रिजिजू, बताइए क्या सही है। किरण रिजिजू हैं जो वर्तमान में कानून मंत्री, क्या ये सही है, फटाफट से कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है। तो भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर है भारत के प्रथम व्यक्ति, भारत के राष्ट्रपति। इनसे संबंधित अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 52, और जिसमें क्वालिफिकेशन यानी योग्यताएं जो बताई गई हैं, योग्यताएं जो बताई गई हैं, योग्य लिख दिया है, तो वो किस में बताई गई, अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो इनसे संबंधित हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्षमादान, क्षमा कर सकते हैं किसी की भी सज़ा को, माफ़ या पूर्णतः माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो ऐसा वो कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। किसके तहत दोस्तों, अनुच्छेद 72 के तहत। तो बहुत से इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने अनुच्छेद। आगे आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनसे संबंधित अनुच्छेद पढ़ते जाएंगे। तो सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा पे और अनुच्छेद हैं, संशोधन है, ये बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति, आप सब जानते हैं संविधान सभा में कई समितियां, उप समितियां भी बनी थी और उनके अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है प्रारूप समिति का, जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसी के साथ साथ एक ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इनको भी आप याद कर सकते हैं कि ये जो है संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे, तो संघीय समिति, ध्यान रखेंगे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे ये।
किसके भाई? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और साथ साथ संघीय से एक और समिति भी याद रख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। अच्छा, उसके बाद एक आपसे पेपर में अगर पूछ लिया, जैसे प्रारूप समिति है वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला है संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति, तो संचालन समिति की जो अध्यक्षता वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और उसी के साथ साथ मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों संबंधी जो परामर्श समिति थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भारतीयों में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय IGC जिसको बोल देते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? द हेग नीदरलैंड में है। ठीक है ना, द हेग नीदरलैंड में जिसका हेडक्वार्टर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। न्यायाधीश नहीं था ये पूछा है, तो ये आप लोगों को बात ध्यान रखनी है। पहला ऑप्शन है RS पाठक, दूसरा ऑप्शन है बेनेगल राव यानी BN राव, तीसरा ऑप्शन है नागेंद्र सिंह और चौथा ऑप्शन है KN वांचू। तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं पहला ऑप्शन है RS पाठक, BN राव, नागेंद्र सिंह और KN वांचू। तो RS पाठक जो है रघुनंदन पाठक 1989 से लेकर 91 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे थे। उसके बाद BN राव, बेनेगल रामा राव की बात करें तो 1952 से लेकर पहले थे, तो ये भी आपसे ध्यान रखना पूछा जा सकता है। नागेंद्र सिंह 1973 से लेकर 88 तक। तब आपके पास ऑप्शन बचा KN वांचू जो नहीं थे, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। दलबीर भंडारी भी थे, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। कौन? दलबीर भंडारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर पेपर में पूछा जाए ICJ द हेग नीदरलैंड में है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? अगर इसकी स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 3 अप्रैल 1946। तो ये थी ICJ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सारी बातें जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में किस आम चुनाव में मत पत्र प्रयोग में लाए गए थे? किस आम चुनाव में? पहला है 1956, 1962, 1969 और 1977। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1962। 1962 से लेकर 2001 तक के चुनाव जब बैलेट पेपर मत पत्र का प्रयोग जो यहाँ पे किया गया था, तो ऑप्शन बी 1962 के आम चुनाव में पहली बार मत पत्र प्रयोग में लाए गए थे। तो यह ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ से चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चुनाव आयोग भाग, भारतीय संविधान के कुल 22 भाग हैं, तो निर्वाचन आयोग से संबंधित किस भाग में प्रावधान किया गया है? तो भाग 15 में है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 324 आपको पता ही है, तो 324 से लेकर 329 तक ध्यान रखेंगे। और चुनाव आयोग की स्थापना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को। तो मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है और 1950 जो है चुनाव आयोग का टोल फ्री नंबर भी है। ये सारी बातें ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ एक ऑप्शन अगर होता 1982, तो तब से मतलब कि ईवीएम का यूज होने लगा था। मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम का यूज आम चुनाव में होने लगा था, लेकिन 1982 में यहाँ पहली बार ईवीएम का जो है प्रयोग किया गया था। 2004 के जो आम चुनाव वो ईवीएम से करवाए गए थे, और उसके बाद 9 से लेकर आम चुनाव और विधानसभा चुनाव भी ईवीएम के जरिए करवाए जाने लगे थे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, जो प्रथम आम चुनाव से भी जुड़ा हुआ है। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। और 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव अगर पूछेगा तो कब कहोगे दोस्तों? प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? कई बार पूछा है और आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बहुत वैल्यूएबल अगर कंटेंट है आपके लिए ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? दोस्तों चौड़ाई और लंबाई का है, वो पेपर में अगर आपसे लंबाई और चौड़ाई का भी पूछ रहे तो ये चीज़ ध्यान रखनी, कहीं ऑप्शन में 2:3 की जगह 3:2 भी दिया हो और आप 3:2 आंसर कर दो। तो 3:2 जो है वो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा, लंबाई और चौड़ाई का। यहाँ पूछा है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तो 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने कब अपनाया?
ये कई बार पेपर में पूछ लिया। तो कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गान और गीत पूछेगा तो 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, भारत सरकार के साथ कश्मीर के महाराजा ने पदारोहणन का अंगीकार पत्र, यहाँ एक पॉइंट लिख देता हूँ मैं हिंदी में ही और इंग्लिश में भी, आप समझिएगा। इंस्ट्रूमेंट, क्या लिख दिया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। कब किए थे दोस्तों? 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ कश्मीर के महाराजा ने पदारोहणन का अंगीकार पत्र हस्ताक्षर किया था और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया था। तो ऐसा राजा उस समय कौन थे? तो हरि सिंह। कौन थे दोस्तों? महाराजा हरि सिंह ने। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। भारत सरकार के साथ कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब हस्ताक्षरित किया था? तो 26 अक्टूबर 1947। क्लर्क पेपर में पूछा गया था भाई ये क्वेश्चन, क्लर्क पेपर में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत आराम से इत्मीनान से आपको देखना है और स्पीडली हम लोग करेंगे, बिल्कुल कोई टाइम की बात वेस्टेज नहीं करेंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत की पहली समाचार एजेंसी पीटीआई, क्या है? पीटीआई पंजीकृत हुई थी? सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीटीआई कह दिया है, कि स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ऑप्शन है 1947। तो 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। डेट ध्यान रख सकते हैं, 27 अगस्त 1947 को पीटीआई पंजीकृत हुआ था या फिर पीटीआई की जो है स्थापना की गई थी। और इसने 1 फरवरी 1949 से कार्य करना शुरू किया था। कब से? 1 फरवरी 1949 से इसने कार्य करना शुरू किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में संसद के समक्ष पहला आम बजट किसने रखा था? पहला आम बजट, पहला ऑप्शन है सीडी देशमुख, आर.के. षणमुख चेट्टी, सी.एच. भाभा, श्यामा प्रसाद चटर्जी। थोड़ा सा लिखने में हो सकता है आप सही नहीं होगा। आर.के. षणमुगम शेट्टी, पहला ऑप्शन बी जो है ये भारत के वित्त मंत्री थे, स्वतंत्र भारत की कैबिनेट में शामिल थे, वित्त मंत्री थे ये, प्रथम वित्त मंत्री आप कह सकते हो। जैसे प्रथम अभी हम कानून मंत्री, रेलवे और परिवहन मंत्री जॉन मथाई, इन सब के बारे में पढ़ के आए। तो ये भी एक और अलग पॉइंट हो गया जो मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल से आपको याद हुआ है। और स्वतंत्र भारत का पहला अंतरिम जो बजट है, मैं अंतरिम बजट अगर आपको बता रहा हूँ, देखिए प्रथम अंतरिम बजट, स्वतंत्र भारत का प्रथम जो है अंतरिम बजट कब पेश किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1947 को षणमुख शेट्टी ने इसको किया था। 1947, 26 नवंबर 1947 को। यहाँ अंतरिम शब्द मतलब छोटी अवधि के बजट के लिए यूज किया गया था। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं कि भारत में पहला बजट कौन सा? भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने पेश किया था 18 फरवरी 1860 को। कब किया था? 18 फरवरी 1860 को। और जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1867 से इसकी शुरुआत हुई थी कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने जानी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न किस राज्य संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है? तो किस में है भाई? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, तीनों का संयुक्त उच्च न्यायालय है, जो कि कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। पहले इसे लाहौर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता था, लाहौर हाई कोर्ट। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी। कब की गई थी स्थापना? वर्ष 1919 में। और जब अलग हुआ था भारत पाकिस्तान तो फिर 1947 में 1947 में इसे शिमला में ट्रांसफ़र किया गया था, लेकिन 1955 में इसे कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया था? चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। और जब से हरियाणा 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ था, तब से पंजाब, हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ की संयुक्त हाई कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ इस पूरी वीडियो में, इस पूरी क्लास में हम लोग जानेंगे कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं और किसकी खंडपीठ है, कहाँ पे है, वो सब बातें एक एक करके। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो बहुत यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपकी। तो नेक्स्ट है केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कहा था मंत्रिमंडल में चेंज हुए, इन सभी को आप लोगों को याद कर लेना है, कंप्लीट मंत्रिमंडल। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी। अगर राज्य हरियाणा की बात करें, हरियाणा में पूछा जाता तो क्या कहते हैं? श्रीमती कमलेश ढांडा, है ना? कमलेश ढांडा जो है वर्तमान में हरियाणा में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं विधान परिषद के चयनित सदस्यों के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा डायरेक्टली नहीं चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित होते हैं। बताइए क्या होगा सही आंसर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित। राज्यसभा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो एक वर्ड मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, सरला, और 3 इंपॉर्टेंट जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद ध्यान रखने हैं। एस से बनता है संसद, भारतीय संसद की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है 79, राज्यसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है 80, लोकसभा की संरचना से अनुच्छेद कौन सा 81, सरला 79, 80, 81, ये 3 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया संसद की संरचना से संबंधित अनुच्छेद, और 79 संसद आप जानते हैं भारत की संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और भारत के राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अधिकतम संख्या राज्यसभा के सदस्यों की 250 250 हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और वर्तमान में संख्या आपको 245 पे आप लोगों ने पढ़ा होगा। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, और बाकी 233 का क्या होता था, चुनाव होता था। अच्छा खैर ये तो सब बातें हुई। अब न्यूनतम उम्र, अगर उम्र की बात की जाए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, 30, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, 25। अगर आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाए कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए एज कम से कम मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो क्या आंसर करोगे। सॉरी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। खैर राष्ट्रपति की भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन से क्योंकि आप लोगों को पता कि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। तो कितनी उम्र होनी चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री भी बने हैं जो राज्यसभा से सदस्य रहे हैं, जैसे इंदिरा गांधी बनी थी 1966-67 में, HD देवगौड़ा बने थे, IK गुजराल बने थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बने थे। लेकिन लोकसभा से भी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो लोकसभा के लिए 25 साल उम्र है, राज्यसभा के लिए 30 है, तो मिनिमम 25 हम लोग आंसर करेंगे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन अगर पेपर में पूछा जाता है कि एक राज्यसभा सदस्य से अगर प्रधानमंत्री बनना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष उम्र होगी। कितनी होगी दोस्तों, 30 वर्ष उम्र होगी। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था, तो पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। कब हुआ दोस्तों, 3 अप्रैल 1952। तब से जारी है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, ये एक स्थायी सदन है। क्या है दोस्तों, एक स्थायी सदन है, भारतीय संसद का एक स्थायी सदन जो कभी भी भंग नहीं होता है। और जैसे आप लोगों को पता, लोकसभा प्रत्येक 5 साल बाद भंग होती है, कार्यकाल जो है वहाँ पे आप कह सकते हैं कि 5 वर्ष होता है लोकसभा का। पर राज्यसभा के केस में राज्यसभा का नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, यानी कभी भी भंग नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। और राज्यसभा के प्रथम जो है आपके उपसभापति, देखो आप लोगों को पता भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं। उपसभापति अगर पूछे आपसे कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति, तो श्री SV कृष्णमूर्ति राय, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। अभी हम पढ़ के आए थे 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जुलाई 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था, और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। 1956 एक्ट के तहत कितने भारत में, 14 राज्य और 6 यूटी, है ना। चलो आसान सा था, पहले पढ़ चुके थे, इसीलिए कह रहा हूँ कि रिवीजन होगी फटाफट से आप लोगों की। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को आगे मिलते रहेंगे जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कौन सा, स्वच्छंदता, मुक्ति, स्वामित्व, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और भारतीय संविधान में जब हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई चीज़ें, उनसे इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद हैं वो सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों की संख्या मूल संविधान में 7 थी, लेकिन अब मूल से कितनी हैं, 6 हैं मौलिक अधिकारों की संख्या। और उनमें से स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक पढ़ते हैं। और स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19 में है, जिसमें 7 तरह की स्वतंत्रता बताई गई थी, लेकिन अब कितने तरह की, 6 तरह की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद कौन सा बताया दोस्तों, 19, अनुच्छेद 19 ABCDEG तक, ठीक है ना। ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता हमारा क्या है,
जन्मसिद्ध अधिकार हैं। और अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ये कहते हैं बोरोविंग फीचर, मतलब दूसरे देश के संविधान से हूबहू लेना या कुछ चेंजेस के साथ ले लेना। तो यूएसए के संविधान से लिए हैं हमने किसको, मौलिक अधिकारों को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, जब आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, ये तो हो गए मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य, अगर आपसे पेपर में पूछे कि मौलिक कर्तव्य संख्या में कितने हैं दोस्तों, 11 हैं। संख्या में कितने हैं, 11 हैं। किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। कहाँ से लिए गए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। ये भारतीय किस भाग में है, तो ये भाग 4 क में है। भाग 22 हैं, उनमें से 4 क में है। अनुच्छेद पूछेगा तो क्या आंसर करोगे, अनुच्छेद 51 क में। अनुच्छेद 51 क में क्या है, मौलिक कर्तव्यों को बताया गया। कुल कितने हैं मौलिक कर्तव्य, हमारे 11 हैं, संख्या में ध्यान रखेंगे। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। इनके लिए कौन सा संविधान में संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन हुआ था। 42वां इनके लिए भारतीय संविधान में संशोधन वर्ष 1976 में हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट बातें पढ़ रहे हैं, इसलिए कहा था कि पूरी पोल साइंस राजनीतिक विज्ञान रिवाइज हो जाएगी, अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगी। एमसीक्यू सारे क्वेश्चन वही हैं जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए, तो प्रथम आम चुनाव भारत में 1951-52 में हुए थे। कब हुए थे भारत में प्रथम आम चुनाव, 1951-52 में हुए थे। ऑप्शन ए सही आंसर यहाँ पे हुआ। उसके बाद है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया था, 25 वर्ष होनी चाहिए किसमें दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। 30 वर्ष कितनी होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 30 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए जब भारत का राष्ट्रपति बनने के एलिजिबल होगा। राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति भी ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति की उम्र कितनी होनी चाहिए, आपकी 35 वर्ष उपराष्ट्रपति की उम्र होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद है, अच्छा एक यहाँ पे देखा ना 21 वर्ष, पहले आपको पता वोट डालने की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ। 61वां को क्या हुआ, संविधान संशोधन कब हुआ था, वर्ष 1989 में हुआ था। और इसके तहत वोट डालने की उम्र कितनी कर दी गई थी दोस्तों, ऐसे लिखते हैं 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आसन कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर, चौथा ऑप्शन है जबलपुर। तो बताओ दोस्तों कहाँ पे है, मूल स्थान बताइएगा सबसे पहले। तो मध्य प्रदेश का जो मूल स्थान है वो जबलपुर है। कहाँ पे दोस्तों, जबलपुर। और हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1956 में हुई थी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की। ये स्थापना का मैंने वर्ष आप लोगों को यहाँ पे बताया। अच्छा, अब जो ऑप्शन में आप लोग देख रहे हो ग्वालियर और इंदौर, ग्वालियर और इंदौर जो पहला और ए और सी है, ग्वालियर और इंदौर में खंडपीठ है। इसकी क्या है दोस्तों, इसकी खंडपीठ है उच्च न्यायालय की, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षार्थ गठित आयोग के चेयरमैन कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षार्थ गठित आयोग के चेयरमैन कौन थे, RS सरकारिया। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 1987 में इस आयोग का गठन किया गया था। और दूसरा, अगर केंद्र और राज्य की बात हो रही है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों क्वेश्चन में, केंद्र और राज्य। तो भारतीय संविधान में आप लोगों को पता कुल मिला के कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में 8 थी, जो संशोधन करके कितनी कर दी गई हैं, 12 कर दी गई हैं। तो अनुसूची संख्या 7, कौन सी अनुसूची दोस्तों, अनुसूची 7 जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। यहाँ पे कुछ विषय ऐसे दिए गए जिन पे केवल केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, उनको संघ सूची में शामिल किया गया है। किस सूची में शामिल किया गया, संघ सूची में शामिल किया गया है। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे केवल राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, तो उनको राज्य सूची में शामिल किया गया है। कुछ विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं, जिनके ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं, तो वो है समवर्ती सूची। कौन सी दोस्ती, कंकरेंट लिस्ट का नाम आपने सुना, जो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, समवर्ती सूची। इसको समझने का सबसे बेहतर तरीका है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट विषय है जो कि शिक्षा, एजुकेशन शिक्षा किस सूची में शामिल है, तो समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में एजुकेशन है। जैसे हरियाणा की बात करेंगे तो HBSC बोर्ड है, +2 को पास करने का अपना अलग फॉर्मूला है। CBSE बोर्ड है केंद्र का, उसके बच्चों को पास करने का अलग फॉर्मूला है। और ये दोनों बोर्ड हरियाणा में कार्यरत हैं, तो इस पे दोनों अपना अलग अलग काम करते हैं। शिक्षा
जैसे पंचायतों की अगर बात की जाए तो पंचायत जो है राज्य का विषय है कि कहाँ एजुकेशन कौन से जिले, देखो राजस्थान ने शिक्षा लागू की पहले, फिर हरियाणा ने भी लागू की, लेकिन सबने तो लागू नहीं की ना। तो राज्य जो है लॉ एंड ऑर्डर, अगर हरियाणा में बात की जाए पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। लेकिन अगर बात की जाए किसी प्रकार के विदेशी स्रोत की, या बात की जाए किसी प्रकार के डिफेंस से इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो विषय किस में शामिल किए गए, केंद्र सूची में शामिल किए गए। उनके ऊपर केवल और केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम मशीन का प्रयोग कब प्रारंभ किया गया था? तो 1982 में ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ये हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं। केरल में, कहाँ पे दोस्तों, केरल में सबसे पहले इसका यूज किया गया था। 50 बूथ पर जो है पहली बार विधानसभा चुनाव करवाए गए थे, है ना। उसके बाद तो मैंने बताया आम चुनाव में 2004 में सबसे पहले इसका यूज किया गया था। 2009 से आम चुनाव और विधानसभा चुनाव भी संपूर्ण भारत में ईवीएम से होने लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कि पेपरों में मौलिक अधिकार, उनसे जुड़े अनुच्छेद या फिर संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखा जाए कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं रहा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन ए दिया हुआ है। क्या ये मौलिक अधिकार नहीं है? बताइएगा। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार, और चौथा है आपका संस्कृति का तथा शैक्षणिक अधिकार। तो निम्न में से कौन सा जो है नहीं रहा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये बिल्कुल है, और इसके तहत अनुच्छेद 23 से 24 तक है शोषण के विरुद्ध। स्वतंत्रता का अधिकार ये हम अभी पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अच्छा, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार की अगर बात की जाए, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक है। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया था? तो इसके लिए भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1978 से, और अब ये एक कानूनी आप लोग कह सकते हो। कौन सा अधिकार बन गया? कानूनी, और इससे संबंधित अनुच्छेद 300A में इसको रखा गया है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? तो वो अनुच्छेद 370 था, ऑप्शन सी। इसे अब हटा दिया गया, और मेल एसआई में आपने पढ़ा कब हटा दिया गया? तो 6 अगस्त 2019 से। तो 6 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आसान सा छोटा सा सवाल। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? संसद का उच्च सदन, मैंने आपको बताया भारत की संसद, ऐसे मैंने एक वर्ड लिखा था, 3 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लिखे थे 79, जिसमें संसद की संरचना है, राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 और लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में बताया गया। भारत की संसद भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसका कार्यकाल ये कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो उच्च सदन कौन सा हुआ दोस्तों? राज्यसभा। ऑप्शन बी सही आंसर हुआ। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सरकार का ऐसा तंत्र जिसमें क्या होता है भाई, लोग सिविल सेवकों को चुनते हैं? नहीं, लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधा भाग लेते हैं। सरकारी पदाधिकारी विभिन्न नियुक्तियों के विषय में लोगों से परामर्श करते हैं? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी और सी पे है। अब आप बी और सी में से मुझे आंसर बताइएगा, कमेंट करें। मात्र क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर करता हूँ। अब देखते हैं कौन बच्चे सी पे जाते हैं, कौन बी पे जाते हैं। किसका कहना है कि प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, या फिर लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधा भाग लेते हैं? ये आप लोगों को बताना है। तो बिल्कुल मेरे वाले ऑप्शन पे नहीं जाना है, अपना दिमाग लगाइएगा। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। आप लोगों को इसका जवाब पता, बस थोड़ा सा सोच के जवाब दे दीजिएगा बी और सी में से क्या होगा सही आंसर। ये भी ऊपर बता देना चाहिए था जब हम न्यूनतम आयु की बात कर रहे थे। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु, हरियाणा के राज्यपाल हो या किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति के लिए भी, उपराष्ट्रपति के लिए भी। अच्छा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 29 राज्यों में से कितने राज्यों में विधान परिषद है? 29 राज्यों में से कितने राज्यों में विधान परिषद है? 29 मतलब अब वर्तमान में आप सबको पता है 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं,
तो यहाँ 29 में से है। खैर क्वेश्चन जब जिस समय का था जब जम्मू कश्मीर राज्य था, तो क्या आंसर हो जाएगा 7 राज्यों में विधान परिषद है। जैसे आप लोगों को पता केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है, वैसे ही राज्यों में भी ऐसा प्रावधान है कि अगर राज्य चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद उच्च सदन हो जाता है, सेम उसी तरीके से। तो यहाँ अब पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ था, ऑप्शन डी यानी 7 हो गया था, लेकिन अब वर्तमान में हम लोग बात करते हैं, बहुत आसान है। कौन से राज्य, बहुत बार पेपर में पूछा है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषद है या फिर नहीं है। तो 2 आसान से कौन से हैं, यूपी और बिहार। 2 आसान से कौन से हैं दोस्तों, यूपी और बिहार। अच्छा, अब 2 आसान से और करते हैं, जो पहले कभी एक हुआ करते थे लेकिन अब अलग अलग हो गए हैं। एक वो जो सबसे पहले भारत का राज्य बना आंध्र प्रदेश, और दूसरा जो उससे अलग होकर 2014 में राज्य बना तेलंगाना, है ना। 2 और 2 कितने हो गए, अभी 4 हो चुके हैं। अच्छा, 2 और कौन से बचे, एक है महाराष्ट्र, एक कौन सा है, महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटका, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये हैं 6। 7वां जम्मू एंड कश्मीर था, JNK था, जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य नहीं है। हालांकि इसके अलावा भारतीय संसद ने इनको भी कहा है कि अगर वो चाहें तो अपनी विधान परिषद का गठन कर सकते हैं। कौन से, राजस्थान, असम या फिर उड़ीसा, ये 3 भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। चलिए, ये खैर संसद ने इनको कहा है तो ये कर सकते हैं, हालांकि कर सकते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ कुछ अलग चीज़ें हैं। हालांकि एक मैं चीज़ आपको बताऊं कि किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की जो कुल संख्या है, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कम से कम बता रहा हूँ 40 से कम नहीं हो सकती। कितने से कम, 40 से कम नहीं। लेकिन ये अपवाद था जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ 36 थी, यहाँ क्या थी, 36 थी। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उम्र, एज, न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो क्या आंसर करोगे, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा है 30 वर्ष। अच्छा, इसका कार्यकाल अगर पूछ ले तो भाई वही कहेंगे जो हम राज्यसभा के केस में कहते हैं, कार्यकाल कितना दोस्तों, 6 वर्ष होता है। वही सेम बात, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्य जो है, नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर, ये पहले भी क्वेश्चन आया अब फिर है, तो वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऐसे आती रहेंगी चीजें आप लोगों के सामने आपके रिवीजन के लिए। आगे बढ़ते हैं, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, बताइए भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। अच्छा, ये तो उच्च न्यायालय थे जब भारत में कितने राज्य थे दोस्तों, 29, लेकिन अब आपको पता 29 नहीं, उससे पहले ही चलते 28 थे जब तक तेलंगाना राज्य नहीं बना था। तेलंगाना राज्य 29वां बना था, फिर जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना दिया गया था, फिर एक यूटी फिर से 2 करके इकट्ठे असेंबल कर दिए गए थे, तो यूटी की संख्या भी कम हो गई, राज्यों की संख्या भी कम हो गई। तो अब वर्तमान में राज्य और यूटी आपको पता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 24 आंसर था, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जब थोड़ा सा पुराना है क्वेश्चन, लेकिन हम अब की बात करेंगे, वो अब पूछेगा आपसे। तो अब अगर आपसे पूछे कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, क्या कहोगे, वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो 25 कहेंगे सर। कितना गुरुजी, कितना आंसर करोगे, 25 करोगे। और 25वीं हाई कोर्ट कौन सी है, अमरावती। कौन सी है दोस्तों, अमरावती। किस राज्य के लिए भाई, ये आंध्र प्रदेश के लिए। हैदराबाद किसके लिए है, तो वो तेलंगाना के लिए है। और अमरावती किसके लिए है, तो अमरावती हो गई आंध्र प्रदेश की। सैंक्शन जजेस की संख्या है 1079 है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और ये कब से है, तो 1 जनवरी 2019 से, 1 जनवरी 2019 से। अच्छा, आपको ये क्वेश्चन किस किस को पता है कि कलकत्ता में पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके तहत की गई थी, उच्चतम, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है वो की गई थी, किस अधिनियम, किस एक्ट, किसके तहत की गई थी भाई, कलकत्ता में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना। तो बताइए भाई किसके तहत की गई थी। इस पूरे के अंदर हम लोग जो है न्यायालय, कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये वाली चीज़ें ना कुछ ज़्यादा ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये तो HCS तक के पेपरों में पूछा जा चुका रेगुलेटिंग एक्ट, और हाल फिलहाल जुलाई अगस्त वाले पेपरों में छाया रहा था ये क्वेश्चन। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। अच्छा, इसके मुख्य न्यायाधीश कब किए गए थे, तो ये 1774 में स्थापना हुई थी, एक्ट 1773 का था। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजाह इम्पे। क्या नाम था सर, एलिजाह इम्पे, इसके जो है मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे, पहले चीफ जस्टिस थे इसके भाई। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट भी यहीं से पूछा है,
कलकत्ता उच्च न्यायालय का निम्न क्षेत्राधिकार है। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूछा है, तो पहला तो ऑप्शन हो गया है कलकत्ता है, तो पश्चिम बंगाल हो गया है, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तो संघ क्षेत्र बिल्कुल ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो गया है, सही आंसर हो गया। मूल स्थान इसका कहाँ पे है, तो मूल स्थान तो इसका आप सबको जैसे पता कोलकाता में ही है। अगर खंडपीठ पूछता, क्या पूछता, खंडपीठ, तो क्या आंसर करते, पोर्ट ब्लेयर। खंडपीठ का क्या आंसर करते साथियों, पोर्ट ब्लेयर। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और जब हमसे पूछेगा गुवाहाटी का तो हम कहेंगे इसका क्या है, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघीय क्षेत्र हैं किस उच्च न्यायालय के, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। ध्यान रखें गुवाहाटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, कई बार एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय कौन से, एक तो जहाँ पे है ही ये राज्य हुआ असम, दूसरा हुआ नागालैंड, कौन सा, नागालैंड, और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और एपी लिखता हूँ, एपी का मतलब आंध्र नहीं, अरुणाचल प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसको कैग कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कैग कहते हैं, कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। कैग की नियुक्ति पूछिए भाई किसके द्वारा की जाती है, बताइए। बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन दोस्तों कैग। हालांकि आप लोगों को पता हो राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य जब आप लोग पढ़ जाएंगे ना, राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, तो आप लोग सब चीजें कर लेंगे कि किसकी नियुक्ति, राष्ट्रपति की भी और जो है उसके अलावा राज्यपाल की पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कैग महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद 148 से ध्यान रखेंगे, 148 से 151 तक, ये भी पेपर में पूछा जाता है, तब इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और इसकी जो अवधि होती है इनके अध्यक्ष की, तो वो 6 वर्ष होती है, यानी 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखने हैं। अब जब मैं आपको बता रहा था भारत के राष्ट्रपति मतलब किन किन की, सबसे पहले तो बात करेंगे प्रधानमंत्री की। अच्छा, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की। अच्छा, उनके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी। अब एक ये हो ही गया है, कैग का हो गया आप लोगों का। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये पूछेगा तो इसके भी, राज्यपालों के भी, मतलब इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शपथ दिलाना, नियुक्ति, दोनों थोड़े अलग हैं, थोड़ा सा समझना, थोड़ा डिफरेंस करना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है। लक्षद्वीप, त्रिपुरा, केरल, कलकत्ता, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, केरल हो जाएगा। लक्षद्वीप और केरल क्या है भाई, केरल क्या है आप लोगों का इसका राज्य क्षेत्रीय अधिकार, जब केरल हाईकोर्ट का पढ़ते हो तो केरल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद वर्ष 2013 में स्थापित किए गए निम्न में से कौन से अद्यतन उच्च न्यायालय हैं। 2013 में स्थापना की गई थी भी 3, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, कहाँ किस ऑप्शन में, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ऑप्शन ए में है। वर्ष 2013 में इनकी जो है स्थापना की गई थी। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मूल स्थान इनकी राजधानी, मेघालय की शिलोंग, मणिपुर की इंफॉल, त्रिपुरा की अगरतला, यहाँ पे है, ये ध्यान रखेंगे। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय। 25वां कौन सा था, अमरावती था। स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2019 को हुई थी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो 1862 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास, किसे कहोगे, कलकत्ता, बंबई, मद्रास उच्च न्यायालय कौन सा है सबसे पहला, बताइए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय या फिर आपका मद्रास उच्च न्यायालय। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी राज्य में प्रथमतः राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या है। राष्ट्रपति शासन, आपको पता भारतीय संविधान में आपात उपबंध से संबंधित 3 प्रकार के होते हैं। एक अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद, और तीसरा है 360 वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपात से संबंधित राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 राष्ट्रीय। तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित, इससे अनुच्छेद कौन सा संबंधित हुआ दोस्तों, अनुच्छेद 356। अच्छा, मैं 2-3 बातें सीधी सीधी आपको यहाँ पे बता दूं कि राज्य में आपात की जो घोषणा की अवधि से 2 मास होती है, कितनी होती है, 2 महीने तक होती है, 2 महीने होती है। इससे अधिक के लिए संसद की अनुमति लेनी पड़ती है। इससे अधिक के लिए किसकी अनुमति लेनी पड़ती है दोस्तों, संसद की अनुमति लेनी होती है, तब ये कितनी हो जाती है, 6 महीने तक हो जाती है। प्रथम बार के लिए क्या आंसर हो जाएगा फिर, 6 महीने, ऑप्शन बी जो इसमें दिया है वो आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अधिकतम 3 वर्ष तक, कितने दोस्तों, अधिकतम 3 वर्ष तक किसी राज्य में ये लग सकता है। उससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा,
उससे अधिक के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। 2, 6, 3, यानी संसद जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाएगी तो कितनी दोस्तों, 6 महीने के लिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में किया गया था, तो राज्य में लगता है ना, तो राष्ट्रपति शासन, तो सर्वप्रथम अगर आपसे पूछ लिया तो 20 जुलाई 1951 को, 20 जुलाई 1951 को किस में दोस्तों, पंजाब में। कहाँ पे उपयोग किया गया था इसका, पंजाब राज्य में इसका उपयोग सबसे पहले किया गया था। सबसे लंबे समय तक तो सब जानते ही हैं 356 का उपयोग जम्मू एंड कश्मीर राज्य के लिए किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया। यहाँ लिखा है ना सदस्य का कार्यकाल, राज्यसभा का नहीं होता है। राज्यसभा कभी भी क्या नहीं होती दोस्तों, भंग नहीं होती है। सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, 6 वर्ष का, और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर होते हैं, फिर नए सदस्यों का चयन होता है। और राज्यसभा के सदस्य के लिए उम्र कितनी बताई थी आप लोगों को, 30 वर्ष। लोकसभा के सदस्य के लिए उम्र 25 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र राज्यसभा, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। संविधान में किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। पहले मौलिक अधिकार 7, 1 हटा दिया। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी, 6। कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था, 44वां, 1978 में किया गया था। और वो कौन सा था दोस्तों, संपत्ति का अधिकार। अब ये कौन सा अधिकार बन गया, कानूनी अधिकार। और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो गया, 300A में चला गया। तो कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा, 44वां संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय, SC सुप्रीम कोर्ट को पत्र यानी रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32, कौन सा दोस्तों, अनुच्छेद 32। इसे मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है, रक्षक कहा जाता है। और इसके तहत जो है 5 प्रकार की रिट लागू करता है, जिसमें से हम लोग पढ़ते भी आए हैं और आपको पता भी होगा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, प्रच्छलेख और उत्प्रेषण के लेख जो है वो जारी करता है। अच्छा, अगर यही आपसे पूछ लिया जाए उच्च न्यायालय के द्वारा, कौन सा दोस्तों, उच्च न्यायालय, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, हाई कोर्ट, और इससे संबंधित अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा पेपर में तो क्या कहोगे, हाई कोर्ट से संबंधित। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए जो है अनुच्छेद 226, कौन सा, अनुच्छेद 226, जिसमें वही चीज़ें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा के लेख जारी करने का अधिकार, यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आप लोगों को ये चीज़ें पढ़नी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में बताया मैंने आपको 226, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ध्यान रखेंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय की अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। कौन सा है दोस्तों, एक अभिलेख न्यायालय। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 129 के तहत। यानी कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है कि न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो साक्षी यानी आप सबूत के तौर पे कह सकते हैं कुछ ये डिसीजन दिया था उच्चतम न्यायालय ने, तो ऐसा अगर सेम केस आपका बनता है तो आप पे भी वो लागू होता है। न्याय साक्ष्य के रूप में आप लोग इसको पेश कर सकते हो। अच्छा, इससे संबंधित एक अनुच्छेद आता है 137, आर्टिकल 137। अनुच्छेद 137 क्या कहता है कि अपने दिए गए डिसीजन पे फिर से विचार यानी पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 137 है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद है हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हरियाणा का हो चाहे किसी भी हो, तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी HPSC, तो आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। कौन करता है दोस्तों, राज्यपाल। वर्तमान में HPSC के आयोग के अध्यक्ष कौन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के, फटाफट से कमेंट कीजिएगा, वर्तमान में HPSC के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाहरी अवरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये प्रोफेसर GDH कोले ने कहा है। ये एज इट इज़ कुछ कथन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, तो वो यहाँ पे लिया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे। संविधान सभा के अंतरिम सभापति पूछा है दोस्तों, थोड़ा सा सोच के आंसर करना, पहले पढ़ चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी थे, 11 दिसंबर 1946 को ऊपर पढ़ा है ना हमने, 11 दिसंबर 1946 को बने थे। और सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 19, ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे उस समय, तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम सभापति जो है वो बनाया गया था। चलिए उसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय करने का अंतिम अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है। तो एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन कर डिसाइड करेगा, लोकसभा के स्पीकर।
तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकर के भी कुछ क्षेत्राधिकार होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले जब लोकसभा की बात की गई तो लोकसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद हम पढ़ के आए थे। कौन सा अनुच्छेद 81 जो लोकसभा की संरचना से संबंधित है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताऊं कि जब कभी भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जब कभी भी संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत, तो उसकी अध्यक्षता भी कौन करते हैं भाई, लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अच्छा, उसके बाद लोकसभा एक दिन में तारांकिक पर्सनों की संख्या कितनी हो सकती है, जो तारांकिक पर्सन होते हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है, एक दिन में 20 होती है। और धन विधेयक के जो यहाँ पे हैं उसके संबंध में लोकसभा का निर्णय ही अंतिम होगा, राज्यसभा उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फिर। लोकसभा के 17वें स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला लोकसभा के 17वें स्पीकर हैं, ओम बिरला। और प्रथम अगर आपसे पूछे कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर, तो वो भी आप लोगों को पता हो। लोकसभा के स्पीकर वर्तमान में ओम बिरला है जो राजस्थान के कोटा से भाजपा के सांसद हैं। और अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में हो गए हैं, प्रथम पूछा जाए और लोकसभा का प्रथम कार्यकाल पूछा जाए, प्रथम कार्य, राज्यसभा में हम ये पढ़ के आ चुके थे। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से लेके 4 अप्रैल 1957 तक, 4 अप्रैल 1957 तक प्रथम लोकसभा का कार्यकाल रहा था। जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष अनंत सैनम थे, ठीक है, अनंत सैनम। तो जीवी मावलंकर प्रथम थे और वर्तमान में ओम बिरला हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। उसके बाद कौन सा अनुच्छेद धार्मिक, भाषीय और प्रदेशीय या प्रांतीय विविधता से परे भारत के सभी लोगों में समरता, समान भातृत्व की भावना को प्रोत्साहन देने और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है। तो कौन करता है ऐसा भाई, कौन सा अनुच्छेद है, तो ये आप लोगों को बताना है अनुच्छेद कौन सा है। वैसे यहाँ पे मौलिक कर्तव्य से ही आपको पता चल गया क्योंकि भाग 4 क में हम लोग पढ़ते आए हैं मौलिक कर्तव्य, और इनसे संबंधित अनुच्छेद कौन सा था, तो अनुच्छेद 51 में पढ़ते आए हैं। तो अनुच्छेद 51 का ऑप्शन डी क्या हो जाना चाहिए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद है संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया गया था। पीछे मैंने आप लोगों को बताया था राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप बताया था ना, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का प्रारूप भी आप लोगों को बताया था। ग्राम सचिव वाले पेपर में भी पूछा गया था और अलग अलग तरह के पेपरों में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। तो इसको आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लें। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को, और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद है नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य को निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। राज्य को क्या करना चाहिए अनुच्छेद 51 के तहत, मौलिक कर्तव्य हम पढ़ के आ रहे हैं। 51 का में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी थी। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। अच्छा, विभाजन द्वारा आंतरिक विवादों को बढ़ावा देना तो काम नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना बिल्कुल, और अन्य देशों को उनकी आंतरिक समस्याओं को हल करने में मदद करना। तो ए बी डी ही यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि यहाँ पे टिक भी कर रखा है। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु घटाकर 18 कर दी। पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी। संशोधन कौन सा हुआ था, 61 हुआ था। किस वर्ष हुआ था, वर्ष 1989 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, वर्ष 1989 में। और मतदान की उम्र 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 कर दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट वाला संविधान संशोधन। तो मैं तो ये कहता हूँ संविधान संशोधन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सदाबहार टॉपिक है, इसको जितना पढ़ें उतना कम। अक्सर सारे पूछे जाते हैं। जीएसटी वाला बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो पहली बार 1967 में लगा था, जो कि एक ही ऑप्शन में है। तो 21 नवंबर 1967 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अनुच्छेद कौन सा दोस्तों, 352, अभी पढ़ के आए ना अनुच्छेद 352। 352 कौन सा था, राष्ट्रीय। 3 प्रकार के आपातकाल, 3 प्रकार के अनुच्छेद, राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 जिसमें क्या था, राष्ट्रपति शासन था, राष्ट्रपति शासन। और 360 क्या था, वित्तीय आपातकाल। कौन सा था, वित्तीय। तो 21 नवंबर 1967 को जो लगाया गया था पहली बार हरियाणा में, तो अच्छा ये टिक नहीं होगा, 1956 हो जाएगा यहाँ पे। 1984 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दल द्वारा जीती गई कुल सीटें कितनी थी, तो 1984 में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली थी दोस्तों, 415 सीटें मिली थी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के चुनाव आयोग के कार्यों के बारे में सत्य है? क्या करता है भाई चुनाव आयोग? मतदाता सूची तैयार करता है, परीक्षण करता है, चुनाव समय सारणी तैयार करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, संपूर्ण देश में चुनाव को विलंबित या रद्द कर सकता है। तो सारे काम चुनाव आयोग करता है। बताइए, सारे काम चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग से संबंधित हम पढ़ गए, अनुच्छेद कितने में आता है, ये भाग किस में आता है, ये सारी चीज़ें, है ना, कब इसका गठन किया गया था, कब इसने ईवीएम का यूज किया था, वो सारी इंपॉर्टेंट बातें चुनाव आयोग से जुड़ी हुई। तो सारे काम कर लेता है चुनाव आयोग। अगर कोई डाउट है तो बताइएगा कि देश के चुनाव को विलंबित या रद्द कर सकता है क्या चुनाव आयोग, है ना। राजनीतिक दलों को मान्यता देने के लिए कुछ अलग पॉइंट है कि किस किस दल को राजनीतिक दल या राष्ट्रीय दल का दर्जा कब दिया जाएगा, तो ये अलग पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी? तो दूसरी महिला सुषमा स्वराज थी दोस्तों, विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला। प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल किसके बाद अस्तित्व में आती है? जब केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद, जब विभागों का आवंटन होता है, या जब संसद में विश्वास जीतता है, या प्रधानमंत्री ने कार्यालय की शपथ ली है, या सभी मंत्रियों ने कार्यालय की शपथ ली। क्या गजब क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद कब अस्तित्व में आती है? जब संसद का विश्वास जीतना, जब विश्वास मत है तो उसके बाद अस्तित्व में आती है, या कार्यालय, सभी मंत्री जब अपने कार्यालय की शपथ लेते हैं तब अस्तित्व में आती है। तो वही आप लोगों को बताना है, पहले भी मैंने कहा था। तो मैं तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या करूंगा, केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल संसद के विश्वास मतलब जब है, या फिर यूँ कहें कि जब कभी अस्तित्व में आएगी, जब विश्वास मत है, जब वोट है तो सभी मंत्रियों ने कार्यालय की शपथ ले ली, इसके बाद अस्तित्व में आ गई। ये दोनों पॉइंट में से भाई आप लोग मुझे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 75 का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर जरूर कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का क्या होता है? राष्ट्रपति होता है कि उपराष्ट्रपति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू वर्तमान में क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अच्छा, ये तो हो गई वर्तमान की। अगर आपसे पूछे कि भारत के सबसे पहले राज्यसभा के सभापति कौन बने थे, तो बहुत आसान है, सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे, याद कर लेंगे, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्ण, है ना। सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्ण प्रथम जो है सभापति बने थे राज्यसभा के, क्योंकि प्रथम उपराष्ट्रपति थे, लगातार 2 बार रहे थे, उसके बाद राष्ट्रपति भी बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन हुआ? पूछ लिया है कि नहीं? पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये किस देश के संविधान से लिए गए थे? कहा गया मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य संख्या में कितने? 11। किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 के तहत इनको जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं? 22 भाग में से तो भाग 4 क में आते हैं। अच्छा, कौन सा अनुच्छेद इनसे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 क इससे संबंधित हैं। तो 1976 42वां संविधान संशोधन भाग 4 क अनुच्छेद 51 क 11 संख्या में है। किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो रूस के संविधान से लिए गए थे। ऑप्शन ए सही जवाब यहाँ पे होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद, भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम संख्या पूछी है। तो अगर मूल संविधान में पूछा जाता तो हम लोग क्या कहते? 500 थी। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। वर्तमान में अगर पूछता कि इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या, क्या पूछता दोस्तों? अधिकतम संख्या पूछता, तो क्या आंसर करते? 552 करते। अच्छा, कुछ एक पार्ट अभी नहीं है, तो अब कितनी है वर्तमान में? 545 है। वर्तमान में कितनी है दोस्तों? 545 है। 530 सदस्य जो है राज्यों से आते हैं, और उसके बाद जो सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। एंग्लो इंडियन के लिए भी 2 सीटें यहाँ पे थी। अच्छा, किस संविधान संशोधन के तहत ये खत्म कर दिया गया था जो 2 सीटें एंग्लो इंडियन की बता रहा हूँ? ये कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट में, हरियाणा में कुल संसदीय सीटें कितनी हैं? अच्छा, ये बताइए, भारत की जो संसद है, अब इसका आंसर क्या बताया वो मुझे ध्यान नहीं आंसर के अकॉर्डिंग, तो मैं हम ये पढ़ते हैं जनरली कि भारत की संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। संसदीय सीटें पूछी हैं, लोकसभा की सीटें कितनी कहेंगे? 10। राज्यसभा की सीटें कितनी कहेंगे? 5। तो इस तरीके से क्या हो जानी चाहिए संसदीय सीटों की संख्या दोस्तों? 15 हो जानी चाहिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट 15 है, 10 जो है लोकसभा की, उनमें से हरियाणा में 2 सीटें रिजर्व आती हैं लोकसभा की। एक आती है अम्बाड़ा
और दूसरी कौन सी है, सिरसा। ये 2 सीटें रिजर्व आती हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? क्या गजब क्वेश्चन है। जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति है? राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, इन 2 में से बता दो साथियों। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो देखिए दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति? लोकसभा, जो लोगों ने चुनकर जिनको भेजा उस सभा में, लोकसभा निम्न सदन जिसको कहा जाता है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। दूसरा क्या था कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, वो ना हो तो उपाध्यक्ष करता है, वो ना हो तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं, वो भी ना हो तो कोई भी पीठासीन जो सदस्य होगा जो वहाँ पे होगा उनमें से उपस्थित लोगों में से। खैर, लोकसभा यही इतना ही पूछता है, ऑप्शन यही मिलते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चुनाव प्रणाली जिसमें वह अभ्यर्थी जो अन्यों से आगे रहता है, जो सबसे पहले विजय पद को पार करता है, विजेता कहलाता है। कौन सी चुनाव प्रणाली होती है? द्विदलीय, अनेक तत्व, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली। जिसमें आगे रहता है वो जीत जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र चुनाव प्रणाली। भारत के गृह मंत्रालय का मुख्यालय, यह भी पूछा गया था ना हाल ही में, नॉर्थ ब्लॉक में। गृह मंत्रालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नॉर्थ ब्लॉक में है। इनमें से कौन से भारत के गृह मंत्री नहीं रहे हैं? जगमोहन, उमाशंकर दीक्षित, चरण सिंह, इंदिरा गांधी। तो यानी होम मिनिस्टर की पूरी लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे देखनी है, और ये लगातार 2 बार पेपर में पूछ लिया है क्वेश्चन। तो उमाशंकर दीक्षित तो 1973 से 74 तक भारत के गृह मंत्री रहे हैं। उमाशंकर तो रहे हैं भाई, ये तो बहुत ध्यान में रखना है। और संतर ठंतर में चौधरी चरण सिंह भी रहे हैं, और इंदिरा गांधी का तो आप लोगों को पता ही है, इंदिरा गांधी भी रही हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? बताओ दोस्तों, यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपके पास है जगन मोहन, एक ऑप्शन अभी मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ यहाँ पे, इंदिरा गांधी। तो इनमें से बताइए निम्नलिखित में से कौन भारत के गृह मंत्री नहीं रहे? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जगमोहन। 1966 में इंदिरा गांधी भी थी। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। आचार्य देवव्रत नहीं थे भाई, जयसुखलाल हाथी थे, परमानंद थे, महावीर प्रसाद। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पूरी लिस्ट याद करनी है हरियाणा के राज्यपाल की, हरियाणा के लोकसभा अध्यक्स की। यहाँ पे बार बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है? तो रेफरेंडम को कहा है भाई, अभी हाल ही में मेल एसआई में पूछा था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा है? तो रेफरेंडम को कहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड केवल चुनाव के दिनों में ही स्वतंत्र रहता है, यह कथन किसका? रूसो का, लोक का, प्लूटो का, या फिर अरस्तु का? कुछ एक कथन वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं। ऑप्शन ए रूसो सही आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड केवल चुनाव के दिनों में स्वतंत्र रहता है, यह कथन रूसो का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है? राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यहाँ तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है? ना तो अनुच्छेद 15 में है, क्योंकि अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया? संघ और राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। संघ और राज्य के लिए, जैसे राज्य के लिए हो गया है HPSC, जैसे हरियाणा की बात करें, राजस्थान के लिए RPSC, स्टेट PSC कर देते हैं ना, स्टेट PSC, राज्य लोक सेवा आयोग, और संघ के लिए हो गया UPSC। तो इसके लिए अनुच्छेद 315 है। जब अनुच्छेद 318 की अगर बात करें तो आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और हेतु जो नियम है उनके बारे में है। और अनुच्छेद 317 है UPSC और जो स्टेट हैं दोनों के सदस्यों को हटाना या निलंबित करना, सदस्यों को हटाना निलंबित करने से संबंधित अनुच्छेद 317 है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। तो अनुच्छेद 312 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद या संघ राज्य के लिए एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का जो है, जिनको बोला गया सेवाएं सहित बनाने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 312 के तहत। स्टेट पब्लिक, राज्य स्तर पर प्रशासनिक सेवाओं के लिए आप लोगों को पता स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो अनुच्छेद 312 भी आप लोगों को थोड़ा सा देखना है, पढ़ना है यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? धनपत सिंह, हरियाणा राज्य आयोग के अध्यक्ष हैं। असम्मानीय लोकतंत्र मुझे तुमसे प्यारा, ये हरियाणा पुलिस ने पूछा, ये कथन किसका है? तो JB शो का है ये कथन। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, देखिए कोर्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का पूछा है दोस्तों, तो बताइए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो वर्तमान में कहाँ है? इनमें से ऑप्शन में से मेरठ है पहला ऑप्शन,
दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है कानपुर। तो बताइएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, क्या कहोगे कहाँ पे है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो खंडपीठ? खंडपीठ थोड़ा सा ध्यान रखना, खंडपीठ जो है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट। स्थापना जो है इसकी कब की गई थी? 1866 में की गई थी। क्षेत्राधिकार जो है वो क्या है? उत्तर प्रदेश में है। मूल स्थान इसका इलाहाबाद है। कहाँ पे? इलाहाबाद है। एक इसकी खंडपीठ भी है लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ पे दोस्तों? लखनऊ में है। ध्यान रखेंगे, जैसे राजस्थान में है मूल स्थान जोधपुर और खंडपीठ कहाँ पे है? खंडपीठ जयपुर में भी है। जोधपुर और खंडपीठ कहाँ पे? जयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रविशंकर झा हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश। लोकपाल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो LM सिंघवी ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? LM सिंघवी ने सर्वप्रथम लोकपाल शब्द दिया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व दोस्तों पूछा है ना, ये बोरोविंग फीचर जितने भी हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, ब्रिटेन है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है आपका आयरलैंड। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आयरलैंड, ऑप्शन डी। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए। राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी जो है आयरलैंड के सिद्धांत से ली गई है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति उनको मनोनीत जो करते हैं वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो समवर्ती सूची है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ध्यान रखेंगे। तो ये पूरे आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस से पूछे गए सभी क्वेश्चनों की एक ज़बरदस्त सी क्लास, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूबल कंटेंट रहा होगा। तो आप लोग इसी हिसाब से अपना वैल्यूबल रिस्पांस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि टाइमली आप लोगों तक अपडेट आती रहे। थैंक्स।